हेलो डेव, कैसे हैं आप। तो चलिए बात करते हैं अगले चीज़ों के बारे में जो कि हमने नेक्स्ट.जेएस में पिछले बार हमने डिस्कस किया था। तो पिछली बार हमने नेक्स्ट.जेएस का एक एप्लीकेशन के बारे में बात किया था जिसमें हम इवेंट जो है हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, फीचर्ड इवेंट जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, और उसमें हमने डायरेक्टरी का जो स्ट्रक्चर है वो उस पर हमने काम किया था। प्लस हमने काम किया था राउटिंग्स के बारे में। इसके एप्लीकेशन बेस्ड है तो इसलिए हमने रिएक्ट के कुछ छोटे छोटे कंपोनेंट्स भी यहाँ पे हमने बनाए थे और उन कंपोनेंट्स को हमने यहाँ पे प्लग किया था। तो हम इसमें बात करेंगे CSS के बारे में। बेसिकली CSS जो है वो आप अपने नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट में प्लग कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम अपना एप्लीकेशन अप कर लेते हैं। तो npm run dev यहाँ पे मैंने रन कर दिया है और मेरा एप्लीकेशन जो है यहाँ पे अप हो रहा है। कई बार होता है कि हम जो है इस कमांड्स को भूल जाते हैं, तो कोड को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है कि एक्चुअली जो है ये चीज़ें कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है, कब हो रही है। तो कई बार अगर आप भूल जाते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पैकेजेशन में जाइएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो अभी जो है हम डेवलपमेंट मोड पे हैं, इसलिए हम यहाँ पर डेव को रन कर रहे हैं, और अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बिल्ड करेंगे। तो वो सब चीज़ें जो है हम पूरा का पूरा रिएक्ट जो हमारा नेक्स्ट.जेएस जो है इसको डिप्लॉय कैसे करना है और पब्लिशर्स पे कैसे ले जाना है, इस सारी चीज़ों के बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आज हम बात करते हैं CSS के बारे में। बेसिकली CSS जो है यहाँ पर प्लग कैसे करेंगे और पूरा का पूरा एप्लीकेशन का ओवरव्यू जो है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो मेरा एप्लीकेशन जो रन हो गया है और ये 300 पोर्ट पे है। तो ये आप अगर आप देखें तो मेरा जो है एप्लीकेशन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, चल रहा है। एक बार मैं इसको रिफ़्रेश भी कर लेता हूँ, रिफ़्रेश करके आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। अगर आप इसका व्यू सोर्स देखें तो व्यू सोर्स में आपको इसको लाइन रैप कर लेते हैं, तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो है HTML कोड जो है वो यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब है कि प्रॉपर सर्वर साइड रेंडरिंग यहाँ पर हो रहा है। तो अब आगे की बातें करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स को लेके चलते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं सबसे पहले ग्लोबल CSS के बारे में। तो ग्लोबल CSS जो है वो हम कैसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, नॉर्मली जब हम नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, हम जब बनाते हैं तो बनाने के टाइम में हमें ये कुछ फाइलें जो हैं, कुछ डायरेक्टरीज जो है ये पहले से हमें दे देता है, जिसमें पेजेस के अंदर हमारे सारे पेजेस होते हैं। पब्लिक के अंदर जो है पब्लिक एसेट्स होते हैं, जैसे कि कुछ डाउनलोड्स करवा रहे हैं आप, PDF दे रहे हैं या इमेजेस दे रहे हैं, तो वो सारी फाइलें जो होती हैं हमारे पब्लिक के अंदर होती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे इमेजेस के नाम से एक डायरेक्टरी बना रखा है और उसको पब्लिक में डाल रखा है। तीसरा जो है हमारे यहाँ पर स्टाइल्स के अंदर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर है ग्लोबल CSS। अब ग्लोबल CSS को ओपन करते हैं तो नॉर्मली यहाँ पर ग्लोबल CSS जो है यहाँ पर आपको मिलेगा CSS जो लिखा हुआ है। नाम से यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि ये ग्लोबल CSS है, ठीक है। तो ग्लोबल CSS इन द सेंस कि ये ग्लोबली वर्क करेगा, नाम से क्लियर है। एक सिनेरियो लेते हैं बेसिकली, ठीक है। अगर आप किसी CSS फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं, अब CSS फ्रेमवर्क पे अगर काम कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप पे अगर काम कर रहे हैं, तो बूटस्ट्रैप जो है वो आपके पूरे के पूरे एप्लीकेशन पे वर्क करेगा, ना कि पर्टिकुलर किसी कंपोनेंट पे। अगर वो पूरे के पूरे एप्लीकेशन के आपके सारे पेजेस पे या आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं उसके सारे पेजेस पे अगर वो वर्क कर रहा है, तो उस केस में यहाँ पर आपको क्या करना होगा, उसको आप रखेंगे ग्लोबली। नॉर्मली हम क्या करते हैं, सबसे हेडर में जो है इसको इंक्लूड कर देते हैं, वहाँ पे हम इसको डाल देते हैं और जितना भी हमारा जो CSS है वो ऑटोमेटिकली वहाँ से अप्लाई होता है। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, सेम चीज़ वही चीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्लोबल CSS है। फाइल का नाम जो है आपको जो रखना आप रख लीजिए। यहाँ पर आइडेंटिटी के लिए यहाँ पर हमने ग्लोबल CSS रख रखा है। ग्लोबल CSS में यहाँ पे ग्लोबली जो है यहाँ पर CSS हमने लिखा हुआ है। अब ये जो ग्लोबल CSS है ये अप्लाई कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप पेजेस में जाएँ तो पेजेस में जाने पर यहाँ पर एक और JS फाइल आपको मिलता है जो है _application_app.js, ठीक है। _app.js को अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है यहाँ ये ग्लोबल CSS इंक्लूड हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप इंक्लूड करते हैं तो ये आपके वेबसाइट के, आपके एप्लीकेशन के सभी पेजेस पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ये उसको ओवरराइड
करेगा। तो कभी भी आपको कोई ग्लोबल CSS लिखना हो, कोई ग्लोबल चीज़ें आपको अगर मतलब आपको इम्पोज करना हो, इस पर डालना हो, तो वो चीज़ें जो हैं आप सीधा लाकर आप app.js के अंदर यहाँ पर अगर उसको इंपोर्ट करेंगे, बस कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ पे इंपोर्ट करना है, दैट्स इट। और उसके बाद से कुछ नहीं करना है, यहाँ से वो खुद से ही अप्लाई हो जाएगा। जो भी आपके स्टाइलिंग्स होंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। और CSS का जो आप नाम देख रहे हैं वो यहाँ पे .css है, तो यहाँ पर आप डालेंगे और ये यहाँ से अप्लाई होगा आपके ओवरऑल हर जगह पे। तो ये बात हुई हमारे ग्लोबल CSS के बारे में। अब जैसे कि रिएक्ट में हम कंपोनेंट बेस्ड CSS भी लिखते हैं, कोई भी हम कंपोनेंट बना रहे हैं तो पर्टिकुलर उस कंपोनेंट के लिए भी हम CSS लिखते हैं, क्योंकि चीज़ें क्लटर्ड ना हो। बेसिकली क्या है कि हम जो है CSS जब लिखते हैं तो CSS जो है हम एक जगह लिख देते हैं और वो हर जगह जो है अप्लाई हो जाता है। अगर किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए कुछ स्पेशल स्टाइलिंग अगर आप कर रहे हैं और उस स्टाइलिंग को आप उस कंपोनेंट के लिए स्पेशली अगर लिख रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कभी भी कोई CSS अगर आप लिखते हैं तो वो लिखेंगे आप मॉड्यूल्स के से नाम से, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने यहाँ पर लिखा है इवेंट डिटेल मॉड्यूल डॉट CSS, ठीक है। तो ये नेमिंग जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ये नेमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आप पर्टिकुलरली इसको हमेशा ध्यान में रखिए। आप फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं, अगर फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं तो फ्रेमवर्क का जो भी रूल होता है उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर जितना ज़्यादा फॉलो करेंगे उतना ही ज़्यादा आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे कि पहले भी हमने बात किया था कि हम जो पेजेस बनाते हैं तो पेजेस का भी नाम जो है अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको रखते हैं। कब कहाँ पर कौन सा हमारा नेमिंग फॉर्मेट होगा, नेमिंग स्ट्रक्चर होगा, वो पेजेस के लिए जो होगा वो भी हम Next.js के हिसाब से करते हैं। उसी तरीके से CSS के लिए भी हम उसका नेमिंग यहाँ पर लेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर हमने क्या किया है कि पहला जो है ये आपका हो गया कंपोनेंट का नाम, उसके बाद से .module.css दिया हुआ है। तो फाइल का जितना भी जो भी आप CSS बना रहे हैं उनका नाम जो है हमेशा .module.css के नाम से लिखेंगे। अगर आप .module.css नहीं रखते हैं और उसको अगर प्लग करने की कोशिश करते हैं तो उस केस में ये आपको एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि Next.js के हिसाब से ये जो डायरेक्ट CSS है जो कि हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर ग्लोबल CSS में देखा था, जो डायरेक्ट .css है ये ग्लोबल CSS के रूप में होता है। अगर आप इसको यहाँ पर मॉड्यूल अगर हटा देते हैं और इवेंट डिटेल .css अगर आप करेंगे तो उस केस में ये आपको एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि उसके हिसाब से ये ग्लोबल CSS और ग्लोबल CSS जो है आप डायरेक्टली कंपोनेंट्स में प्लग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये रूल है, इस रूल को आपको यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है आप कोई भी कंपोनेंट बना रहे हैं तो उसके नाम से आप अपना पर्टिकुलर CSS यहाँ पर लिख लीजिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इवेंट लिस्ट के नाम से मैंने बनाया है और यहाँ पर मैंने इवेंट लिस्ट और इवेंट लिस्ट मॉड्यूल के नाम से मैंने बना दिया है। तो यहाँ पर क्या है कि ये CSS है उसको नाम यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना है। अगर यहाँ पर अगर आप चेक देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर हमने इसको इंपोर्ट किया है, ठीक है। इवेंट लिस्ट मॉड्यूल डॉट CSS यहाँ पे हमने उसको इंपोर्ट किया है और इसको इंपोर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल दे दिया है जिसके अंदर ये पूरा का पूरा जो है डेटा जो है हमें CSS का वो मिलेगा। अब उसके बाद से यहाँ जो हमने क्लासेस, ये नाम जो है आप कुछ भी रख सकते हैं, XYZ आपको जो मर्जी हो वो रख लीजिए। यहाँ पे मैंने अपनी सुविधा के हिसाब से इसको क्लासेस रख दिया, CSS क्लासेस, स्टाइल्स या जो भी आपको रखते हैं आप वहाँ पे रख देंगे। और उसके बाद से सेम जैसे कि हम रिएक्ट के में अप्लाई करते हैं वैसे ही हम यहाँ पर उसको अप्लाई करेंगे। यहाँ आपका हो गया क्लास नेम और यहाँ पर हो गया वो क्लास का ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही आप इसको इंक्लूड करते हैं ना, वो क्या करते हैं कि पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है वहाँ से वो उसको वहाँ पर लेता है और आप पर्टिकुलर जो क्लासेस जो हैं आपको यहाँ पे अप्लाई करना हो वो अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। तो कभी भी जो आप अगर यहाँ पर CSS लिखते हैं तो नेमिंग को लेकर कभी भी टेंशन मत लीजिएगा। मैं इस बात को इसलिए मैं बोल रहा हूँ नेमिंग को लेके, क्योंकि क्या होता है कि जब हम CSS लिखते हैं तो कई बार अगर मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं जैसे कि लिस्ट, ठीक है। अब क्या है कि एक जो है आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो गया, ठीक है, एक आपका शॉर्ट लिस्ट हो गया, ठीक है। अब दो
डिफरेंट लिस्ट है तो उसके लिए आप नेमिंग क्या देते हैं, पहला प्रोडक्ट हाइफन लिस्ट, उसके बाद से लिस्टिंग उसका CSS लिख दिए, और उसके बाद दूसरा क्या हुआ आपका शॉर्ट लिस्ट, तो शॉर्ट हाइफन लिस्ट उसके बाद उसका CSS लिख दिए। अब इस केस में क्या होता है कि जब आप इसको ग्लोबली अप्लाई करेंगे तो आपका जो है नेमिंग जो है वो उसी हिसाब से ले लेगा। लेकिन अगर आप Next.js के अंदर काम करते हैं तो उस केस में क्या है कि आप जो है लिस्ट, अगर लिस्ट ये यहाँ पर जो क्लास है आपका वो आप इवेंट लिस्ट के लिए आपने बना रखा है, और सेम क्लास नेम जो है यहाँ पे जो हम क्लास नेम यहाँ पर हम जो ले रहे हैं वो सेम क्लास नेम अगर आप आइटम के लिए भी अगर यहाँ पर अगर आप ऐड कर देते हैं, बेसिकली अभी यहाँ पर है नहीं, मैंने आइटम उससे आइडेंटिफाई किया है, बट अगर यहाँ पर भी अगर आप उसको ऐड कर देते हैं तो वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। प्रॉब्लम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि Next.js जो है वो अपने हिसाब से नाम को बदल देता है। CSS का जो नाम है, हम जो यहाँ पे क्लासेस यूज़ करते हैं ना, वो उसका नाम यहाँ पर चेंज कर देता है। तो एग्जांपल में दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे कि हमने वहाँ पर UL में अप्लाई किया था, जो क्लास नेम था हमने यहाँ पर UL में अप्लाई किया था। अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इवेंट लिस्ट अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर 21 JAQ, नाम बदल गया है, यहाँ पर पूरा का पूरा चेंज हो गया है। तो आपकी सिरदर्दी यहाँ पर नहीं है इस चीज़ को लेके कि आपका जो CSS है, आप CSS का जो क्लास नेम ले रहे हैं वो आप डिफरेंट हर कंपोनेंट्स के लिए आप बहुत ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जो भी यहाँ पे नाम देंगे, इवन अगर मैं इसी क्लास को, इसी मॉड्यूल को, यहाँ पर जो हमारा इवेंट लिस्ट का जो ये लिस्ट है ना, इसी क्लास को अगर मैं किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर डायरेक्टली अगर यूज़ कर जाता हूँ तो भी वहाँ पर उसका नाम जो है वो बदल जाता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप नाम जो है सेम रख सकते हैं। 2 मॉड्यूल्स के अंदर, 3 मॉड्यूल्स के अंदर, जहाँ भी आपको नाम रखना हो आप अपना नाम सेम रख सकते हैं। हाँ, बस नेमिंग का आपको यहाँ पे ध्यान रखना हो कि आप यहाँ पे जो नेमिंग दे रहे हैं ना, यहाँ पर इस नेमिंग को आपको ध्यान देना होगा कि हमेशा जो है module.css के नाम से होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब फिर से एक बार एप्लीकेशन पे चलते हैं, एप्लीकेशन को ओवरव्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि एक लिस्ट लिया है, यहाँ पर इवेंट लिस्ट लिया है। इवेंट लिस्ट के अंदर जो है मैंने इवेंट आइटम जो है एक कंपोनेंट, रिएक्ट का कंपोनेंट बनाया है, उसको यहाँ पे प्लग किया है, प्लस यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये आपका बटन कंपोनेंट बनाया है और उसको हमने यहाँ पे प्लग किया। तो एक बार डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में भी आप लोग को दिखा देता हूँ। तो ये मेरा बटन का है, बटन JS मैंने बना रखा है, इसमें इसके कंडीशंस है। डोंट वरी, मैं पूरा का पूरा कोड है जो मेरा कोड है इसका, इस एप्लीकेशन का है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप डाउनलोड करके उसको रिव्यू कर सकते हैं, अपने प्रैक्टिस के लिए उसको यूज़ में ला सकते हैं, देख सकते हैं। प्लस मैंने यहाँ पर बटन के लिए मैंने यहाँ पर उसके लिए बटन module.css बनाया है, जो कि मैं बटन में इंपोर्ट कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं उसको इंपोर्ट कर रहा हूँ और उसको मैंने यहाँ पर यूज़ किया है अपने सुविधा के हिसाब से। अब बात करते हैं लिस्ट के बारे में। तो इवेंट लिस्ट के अंदर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने एक इवेंट आइटम यूज़ किया है, और इवेंट आइटम से यहाँ पर मैंने एक रिएक्ट बेस्ड जो है हमारा फंक्शनल कंपोनेंट जो है, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है, वो यहाँ पे हमने बना रखा है और उस कंपोनेंट को मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मैंने आइकन्स यूज़ किया है। आइकन्स जो है यूज़ करने का बहुत सारा तरीका होता है। पहले जो है कुछ लोग मतलब कुछ 20 साल पीछे चलते हैं तो लोग इमेज स्प्राइट्स यूज़ करते, तो उससे पहले डायरेक्टली इमेजेस भी यूज़ करते, तो उससे पहले लोग आइकन्स भी यूज़ नहीं भी करते थे। और फिर आया आपका आइकन जो आया, तो जो फॉन्ट आइकन भी आया, लोग फॉन्ट आइकन्स यूज़ करते हैं। फॉन्ट ऑसम लेके आया आपका, और आइकोमून से रिलेटेड मैंने वीडियो जो है बना रखा है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो आइकोमून जो है वो भी फॉन्ट आइकन्स के बंडल्स दिया है। यहाँ पर जो है ये जो आइकन्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, बेसिकली इस एप्लीकेशन में बहुत लिमिटेड आइकन्स है, हार्डली मैंने 2 या 3 आइकन्स यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, तो इसलिए फ़ॉन्ट का बंडल बनाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें आप भी याद रखिए कि अगर आपके पास बहुत लिमिटेड फ़ॉन्ट्स हो, बहुत लिमिटेड मतलब आइकन्स है, 3, 4, 5 है, तो उसके लिए बंडल बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस बंडल्स अगर आप बनाते हैं तो आपका एक एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट जाता है, HTTP रिक्वेस्ट जाता है सर्वर पे, ठीक है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये चीज़ें जो है ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है। जब आप ऑप्टिमाइजेशंस पे ध्यान देंगे तो उस टाइम में ये सब चीज़ें समझ में आएंगी कि यार मैं हर एक चीज़ों के लिए, हर एक इमेजेस के लिए, हर एक छोटे छोटे आइकन्स के लिए, फॉन्ट्स के लिए हर बार रिक्वेस्ट जो है HTTP रिक्वेस्ट नहीं मानना चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर मैंने SVG आइकन यूज़ किया है।
या आप JSX भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक सर्विस प्रोवाइडर है, उसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। आप हीरो आइकन्स के नाम से है, अगर आप देखें तो यहाँ पे हीरो आइकन्स अगर आप सर्च करेंगे तो सबसे टॉप पे आपको मिलेगा। यहाँ पर हीरो आइकन्स में अगर आप यहाँ पे जाते हैं, इन्होंने अभी तक 230 आइकन्स जो है अभी तक इन लोगों ने यहाँ पर डाल रखा है। तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। इससे रिलेटेड वीडियो मैंने बना रखा है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि आप इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सर्च किया लोकेशन। अगर आप इसके ऊपर होवर करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 तरीके का कोड देता है। एक देता है आपको SVG, दूसरा देता है ये आपको JSX। 2 तरीके का आपको यहाँ पे ये कोड प्रोवाइड करता है। आप जो है रिएक्ट बेस्ड कंपोनेंट्स बना रहे हैं, रिएक्ट पे काम कर रहे हैं, और रिएक्ट जो है आपको मोस्टली JSX पे काम करता है, तो आप JSX यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, SVG भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो उन आइकन्स को यहाँ पे यूज़ करने के लिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पर आइकन्स के नाम से एक डायरेक्टरी बनाया है, और इसके अंदर मैंने 2 फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बनाया है, और मैं पूरा का पूरा जो है वो CSS को SVG को रिटर्न कर रहा हूँ, एज ए आइकन यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 आइकन्स यूज़ किए हैं पूरे के पूरे एप्लीकेशन में, एक डेट और एक लोकेशन। तो इन दोनों के लिए यहाँ पर मैंने 2 रिएक्ट बेस्ड कंपोनेंट बना लिया है, और डायरेक्टली उसको यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो एक बार लिस्ट नहीं, हमारा जो इवेंट आइटम है उसमें देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने डेट आइकन यूज़ किया है, और लोकेशन जो है लोकेशन आइकन यूज़ किया, जिसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो डायरेक्टली मैंने इसको इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद से उसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा मतलब ट्रिकी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लिमिटेड आइकन्स हैं तो इस तरीके से आप इसको यूज़ करिए। यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई HTTP रिक्वेस्ट इसके लिए नहीं जाएगा, क्योंकि ये कंपोनेंट का पार्ट है और रिएक्ट बेस्ड कंपोनेंट है। रिएक्ट जो है इसको खुद से हैंडल कर लेता है, तो ऐसी फ़िक्र की चिंता की कोई बात यहाँ पर नहीं है। तो फिर से अब एप्लीकेशन पे चलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आइकन्स का हमारा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हमारा ब्राउज़ ऑल इवेंट्स। तो ब्राउज़ ऑल इवेंट्स और यहाँ पर इवेंट लोगो, बेसिकली ये जो है एक हेडर है, आपका टॉप नेविगेशन है, जो कि यहाँ पे मैंने ऐड किया है। अगर इवेंट लोगो आप देखें तो ये जो है हमें 3000 पे लेके जाता है, और ये ब्राउज़ ऑल इवेंट जो है हमें /इवेंट्स वाले पे ले जाता है, जहाँ पर इवेंट्स जितने भी हमारे इवेंट्स हैं वो इवेंट्स यहाँ पर लिस्ट डाउन हो रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि हेडर जो है हमने यहाँ पर कैसे कॉन्फ़िगर किया। अगेन यहाँ पर फिर से वही ग्लोबल वाली बात आती है कि यहाँ पर जो है जो हमारा हेडर है वो क्या है, वो ग्लोबल है। मतलब हम इसको जो है ग्लोबली यूज़ कर रहे हैं। पूरा का पूरा जो हमारा पेज होगा, वेबसाइट होगा या एप्लीकेशन होगा, उसका जो नेविगेशन जो हेडर और फुटर जो है वो कॉमन होता है, वो ग्लोबली होता है, वो सब जगह यूज़ करते हैं। तो फिर से यहाँ पर आता है बात ग्लोबल का। जैसे अब ग्लोबल वाली बात आती है तो हमें याद आएगा क्या, अंडरस्कोर एप्लीकेशन। जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि ग्लोबल चीज़ें जो हैं हम डायरेक्टली अंडरस्कोर app.js में ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने CSS जो है हम ग्लोबली जो यूज़ कर रहे हैं उसको भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब बात करते हैं कि हेडर के बारे में। तो पर्टिकुलरली अगर पहले आप लोग को ये जो है सिर्फ ये लाइन जो है नॉर्मली हमारा Next.js हमें प्रोवाइड करता है। चलिए मैं एक बार इसको दिखा देता हूँ तो ज़्यादा आप लोग को क्लियर होगा। ठीक है, मैं इसको हटा के, तो ये इस तरीके से जो है हमारा स्ट्रक्चर जो है बन के मिलता है Next.js से जब हम प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं। अगर यहाँ पर आप पेज देखें तो इसका हेडर जो है यहाँ से जा चुका है, हेडर यहाँ से गायब हो गया। तो अब बात करते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। तो अगेन यहाँ पर जो है चीज़ें जो है ग्लोबल है तो ग्लोबली उसको यूज़ करेंगे। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पर एक कंपोनेंट डायरेक्टरी के अंदर, कंपोनेंट जो डायरेक्टरी है वो मेरे पेजेस से बाहर है यहाँ पर। तो कंपोनेंट डायरेक्टरी के अंदर मैंने यहाँ पर एक लेआउट के नाम से एक डायरेक्टरी बनाया। डायरेक्टरी के अंदर हमने layout.js के नाम से मैंने यहाँ पे बनाया है, और उसके अंदर जो है मैं अपना हेडर जो है प्लग कर रहा हूँ, प्लस props.children यहाँ पे पास कर रहा हूँ। तो props.children बेसिकली क्या करता है कि आप जो भी कंपोनेंट बना रहे हैं, रिएक्ट बेस्ड कंपोनेंट बना रहे हैं, उस कंपोनेंट के अंदर कुछ भी अगर आप प्लेस कर रहे हैं तो वो उसको डायरेक्टली एज इट इज़ रेंडर कर देता है। तो यहाँ पे props. मैंने children ले लिया है, और app.js में चलते हैं तो यहाँ पर मैं एज ए चिल्ड्रन जो है यहाँ पे कंपोनेंट को पास कर रहा हूँ। जितने भी हमारे पेजेस हैं वो इसी के थ्रू रेंडर हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने पास कर दिया है, प्लस अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने हेडर भी पास कर दिया है। हेडर का भी एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। तो हेडर पे मैंने यहाँ पर 2 चीज़ें ऐड की हैं। एक हमारा इवेंट लोगो, बेसिकली जो लोगो है वेबसाइट्स का लोगो है, और उसको
स्लैश दे दिया है क्योंकि डोमेन पे हमारा जाएगा, जैसे कि domain.com, तो उस पर जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको स्लैश दे दिया है। प्लस यहाँ पर मैंने दे दिया है इसको href में, इसको यहाँ पे हमने दिया है कि ऑल इवेंट्स वाला जो हमारा है वो स्लैश इवेंट्स वाला है, तो उस पर मैं इसको रीडायरेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने लिंक कंपोनेंट यूज़ किया है। लिंक जो है इसका Next.js का अपना नेटिव कंपोनेंट है, उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। आप ए टैग को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, href जो है नॉर्मली उसको भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, बट उसका अपना डिमेरिट है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, अगर आप ए टैग यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, ये वर्क सेम करेगा जैसे कि लिंक यूज़ कर रहा है, बट यहाँ पर क्या होगा कि आपका पेज जो है वो रिफ़्रेश हो जाएगा। रिफ़्रेश होने का मतलब है कि HTTP रिक्वेस्ट आपको वहाँ पर भेजेगा। तो ये Next.js जो है वो खुद से इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएगा। आप यहाँ पर अगर ए टैग जो है एंकर टैग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो ये हुआ हमारा हेडर। और उसको हमने क्या किया कि यहाँ पे app.js के अंदर यहाँ पर लेआउट को हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया। लेआउट जो हमने यहाँ पे कंपोनेंट बनाया उसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया, और उसके अंदर जो है यहाँ पर हमने कंपोनेंट्स को प्लग कर दिया। जैसे हमने प्लग किया, उसके अंदर डाला, हमारा पूरा का पूरा जो हेडर है, सेव कर लेते हैं और देखते हैं, तो हमारा हेडर जो है पूरा का पूरा यहाँ पर ये रेंडर हो गया। ठीक है, एक बार रिफ्रेश करते हैं और ये देखते हैं, ये देखिए हमारा पूरा का पूरा हेडर यहाँ पे रेंडर हो गया। तो अब इवेंट लोगो पे आप क्लिक करते हैं तो ये आपका इवेंट वाले सेक्शन पे जाता है। ऑल ब्राउज ऑल इवेंट्स पे करते हैं तो स्लैश इवेंट्स करके ये आपके उस पर लेके चला जाता है। अब इसके अलावा हमने 404 के बारे में पहले बात कर लिया, एक बार 404 भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं टेस्टिंग लिख के हेड करता हूँ। बेसिकली टेस्टिंग के नाम से कुछ नहीं है, इसलिए ये हमें दे रहा है यहाँ पर पेज नॉट फाउंड। और पेज नॉट फाउंड के लिए आप बनाते हैं 404JS के नाम से फाइल। डायरेक्टली आप इसको बनाइए, इसी नाम से ही आपको बनाना है। अगर 404 वाला जो है प्रॉब्लम है उसको आपको यहाँ पे दिखाना है तो आपको 404.js के नाम से ही आपको यहाँ पर फाइल बनाना पड़ेगा, और इसी नाम से बनाएंगे तभी ये वहाँ पर आपको एज ए 404 दिखेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इन्फो के नाम से कंपोनेंट बनाया है और उसमें पेज नॉट फाउंड के नाम से यहाँ पे उसको मैसेज दे रहा हूँ, और ये इन्फो एक्चुअली मैं यहाँ पर टाइप पास कर रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है ये यहाँ पर दिख रहा है। चलिए ब्राउज ऑल इवेंट्स पे चलते हैं। अब ब्राउज ऑल इवेंट्स पे चल के अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा फिल्ट्रेशन है। ठीक है, तो एक बार चलते हैं फिल्टर के बारे में देख लेते हैं। फ़िल्टर से पहले एक चीज़ और हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज़ और आप लोग को यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा कि बेसिकली क्या है कि हम जो है यहाँ पर लिंक जो है वो यूज़ करते हैं। इसका नेटिव अपना कंपोनेंट है, हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कभी भी आप लिंक यूज़ करें तो वो डायरेक्टली जो है आप यहाँ पर वैल्यू पास करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने इवेंट लोगो पास किया, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पास किया। अगर ब्राउज़र में मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ तो इसको राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एट द एंड जो है वो रेंडर हो रहा है, वो ए टैग ही यहाँ पर रेंडर हो रहा है, लिंक यहाँ पर रेंडर नहीं हो रहा है। इसके अलावा अगर माइट भी हो सकता है कि आप अपना कुछ स्पेशल फॉर्मेशंस कर रखे हैं ए टैग को लेके, तो वो डायरेक्टली वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अगर आप लिंक के साथ साथ अगर ए टैग को भी यूज़ करना चाहते हैं, जस्ट फॉर नॉलेज, आप ना करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट जस्ट फॉर नॉलेज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर आप लिंक के अलावा अगर ए टैग भी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो डायरेक्टली इस तरीके से भी आप ए टैग को दे सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जो है ए टैग में जहाँ पे नॉर्मली हम href देते हैं, ये href जो है हम यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे href मैं नहीं दे रहा हूँ। जो href है वो लिंक के साथ है, और हमारा ए टैग है, ए टैग के साथ जो है मैंने यहाँ पर वैल्यू पास कर दिया है। तो इस तरीके से भी आप अपना लिंक जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं, लिंक जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये भी है एक तरीका, और ये दो तरीके हैं। इस दो तरीके से जो है आप लिंक जो है अपना ए टैग का जो लिंक है उस पर काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम फ़िल्टर के बारे में। बेसिकली जो हमारा ये एप्लीकेशन है, इसका नेक्स्ट फीचर जो है हमारा फ़िल्टर है। तो फ़िल्टर के बारे में बात करते हैं। तो फ़िल्टर का भी एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोग को यहाँ पे मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि एक सर्च फॉर्म के नाम से मैंने यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाया है, रिएक्ट बेस्ड कंपोनेंट है। अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने एक रिएक्ट बेस्ड कंपोनेंट यहाँ पर बना रखा है, और इस कंपोनेंट को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, और प्लस इसके लिए मैंने यहाँ पर CSS मॉड्यूल भी बना दिया है।
है ऑलमोस्ट रिएक्ट की चीज़ें। अगर आपको रिएक्ट आता है तो आपको ये बहुत ज़्यादा क्लियर होगा आपके लिए। तो फर्दर बात करते हैं हमारा जो फ़िल्टर है उसके बारे में। तो फ़िल्टर के लिए भी हमने यहाँ पर रिएक्ट के लिए कंपोनेंट बनाया है और रिएक्ट का कंपोनेंट बना के हम जो है वहाँ पे वैल्यू को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो नॉर्मल हमारा जो है फ़िल्टर फॉर्म, मैंने एक फॉर्म टैग लिया है। फॉर्म टैग के अंदर हमने यहाँ पर 2 सेलेक्ट बॉक्स ले लिया है और सेलेक्ट बॉक्स में हमने यहाँ पर डेटा फिट कर दिया है। और ये जो है यहाँ पर हमने बटन कंपोनेंट लिया है जो कि पहले से हमने यहाँ पर बना रखा है, ठीक है। और यहाँ पर मैं लेवल पास कर रहा हूँ, हमारा सर्च लेवल है। अब ऑन सबमिट जो कि फॉर्म का जो डिफ़ॉल्ट इवेंट होता है, तो ऑन सबमिट पे मैं यहाँ पे ऑन सबमिट हैंडलर यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट जेएस के बारे में एक बार थोड़ा सा वो करते हैं कि नेक्स्ट जेएस में यहाँ पे कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि कभी भी हम फिल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, और हमें प्रोग्रामेटिकली किसी दूसरे पेज पे हमें जाना होता है, तो उस केस में जाने के लिए हम नॉर्मली यहाँ पर पुश का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पुश का यूज़ करते हैं और वो भी हमें कहाँ से वैल्यू मिलता है, हमें मिलता है यूज़ राउटर से, ठीक है। यूज़ राउटर बेसिकली हम यूज़ करते हैं राउटिंग के लिए। इसको पेज को एक पेज से दूसरे पेज पर डायरेक्शंस मूव करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ राउटर यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने नेक्स्ट.js का यूज़ राउटर यहाँ पे किया है, उसको एग्जीक्यूट करके देन उसके बाद हमने यहाँ पे पुश कर दिया है पाथ, ठीक है। पाथ में यहाँ पर हमें 2 वैल्यूज़ हमें लेना होता है। एक हमें लेना है ईयर और दूसरा लेना है यहाँ पर मंथ। बेसिकली ये 2 वैल्यूज़ इसलिए हम यहाँ पे ले रहे हैं क्योंकि इसी के बिहाफ पर हम जो है फिल्ट्रेशन करेंगे और डेटा फेच करके हम अपने पेज को यहाँ पर शो करेंगे। तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी जो है 2 सेलेक्ट बॉक्स ले रखा है जिसमें ईयर और मंथ है, ठीक है। बाकी का जो हमारे यहाँ पे पाथ है वो स्लैश इवेंट्स के अंदर है। क्योंकि स्लैश इवेंट्स इसलिए है क्योंकि अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा जो है इवेंट्स की जितने भी पेजेस हैं वो हमारे इस इवेंट्स डायरेक्टरी के अंदर आ रही हैं। तो इसका जो URL होगा स्लैश इवेंट्स स्लैश, अगर सिर्फ किसी पर्टिकुलर इवेंट पे जा रहे हैं तो स्लैश ID हम दे रहे हैं, और स्लैश अगर फिल्ट्रेशन के थ्रू जा रहे हैं तो उस केस में हम उसको यहाँ पर हम 2 वैल्यूज़ हम यहाँ पे पास करेंगे, ईयर और मंथ, उसी के बिहाफ पे हम इसे फिल्टर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद से यहाँ पे आप पुश करेंगे, पुश मेथड है। पुश मेथड करने से आप जो है पर्टिकुलर उस URL पे जाते हैं और उस URL के हिसाब से फिर उस पेज पे जाकर जो भी आपको मैनिपुलेशन करना हो आप उस पेज पे जाके मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं तो हमारे डेटा में जो है अभी 2021 और मई का जो है मेरे पास डेटा उसमें पड़ा हुआ है। हमारे हमने जो जेसन प्रोवाइड किया उसमें है। उसके बाद से जैसे हम सर्च पे क्लिक करते हैं आप ऊपर देखेंगे कि यहाँ पे हमारा URL चेंज हो गया 2021/5, ठीक है। /5 जो हमारा मंथ है और ये हमारा ईयर है। अब ये जो है यहाँ पर सेलेक्शन जो हमने किया था, यहाँ पर सेलेक्शन के बिहाफ पे यहाँ पर वैल्यू जो है यहाँ पर शो हो रहा है। हमने 2021 में मई का हमने सिलेक्शन किया था। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा फ़िल्टर डेटा जो था वो यहाँ पर शो हो रहा है। अगर URL भी आप देखें तो URL जो है यहाँ पर चेंज हो रहा है 2001 और 5। क्लिक करते हैं तो एक्सप्लोर मोर करते हैं तो ये हमें जो है पर्टिकुलर उसके डिटेल्स वाले पे लेके जाता है। गो बैक करते हैं तो फिर हम अपने फिल्ट्रेशन वाले पे यहाँ पर आ गए। तो अब एक बार फ़िल्टर वाले पे भी निगाह मार लेते हैं कि फ़िल्टर जो है हमने इस पर कैसे किया था। तो ये है इस केस में, क्योंकि यहाँ पर डायनामिकली जो है आपका URL क्रिएट हो रहा है। कई बार होगा 2021, क्योंकि यहाँ पर जो है चीज़ें फिक्स नहीं है। और // अगर आप कुछ पेज बना रहे हैं जिसमें /something करके जा रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा आप डेप्थ में जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डेप्थ के केस में क्या होगा कि आपको पर्टिकुलर जो नाम होगा वो ये लेना पड़ेगा, $, और उसके बाद से जो आपका वैल्यू होगा वो। तो इस तरीके से जो होगा आपका जो है वो पेज जो है वहाँ पर रेंडर करेगा। तो अब Slug.js में चलते हैं। तो Slug.js में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे क्या किया कि सबसे पहले राउटिंग यहाँ पे लिया है, क्योंकि डेटा जो है हम राउटिंग के बिहाफ पे ही हम ले रहे हैं। राउटर जो हमारा चेंज हुआ और राउट से जो हमें वैल्यू मिला उसके बिहाफ पे हम यहाँ पर वैल्यू का फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। फिल्ट्रेशन करके हम यहाँ पर डेटा को शो कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम राउट्स पे अगर डिपेंड नहीं होते हैं तो इस केस में क्या होगा कि पेज जो है आपका रिफ़्रेश होगा, जैसे भी रिफ़्रेश होगा या डायरेक्टली कोई उस URL को शेयर करता है तो उस केस में आपको डेटा जो है वहाँ पर नहीं मिल पाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि
सेशन जो है आपका ख़त्म हो चुका है, वहाँ पे जो सेशन है आपका ख़त्म हो चुका, आपका पेज जो है रिफ़्रेश हो गया। इसलिए राउटर पे डिपेंड होना यहाँ पर ज़रूरी है। राउटर जो है आपको परफेक्ट डेटा जो है वो देगा। आप दोनों तरीके से ले सकते हैं, बट राउटर पे डिपेंडेंट होना ज़्यादा यहाँ पर ठीक रहेगा। तो इससे क्या होगा कि पेज अगर रिफ़्रेश भी होता है तो आपको पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पर मिल पाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने राउटर को जो है यूज़ राउटर जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो Next.js का, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया है और उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करके यहाँ पे राउटर ले लिया। राउटर अब पहला कंडीशन इसलिए मैंने डाला है कि कई बार क्या होता है कि आपका जब पेज लोड होता है तो लोड होते ही आपको स्लग नहीं मिलता, ठीक है। तो स्लग नहीं मिलता है तो इस केस में ये कई बार आपको एरर थ्रो कर देगा। तो उस केस में आप इसको पेज लोडिंग को ले सकते हैं कि आपका पेज जो है वो लोडिंग हो रहा है, डेटा फैच कर रहा है, वटेवर कुछ चीज़ें चल रही हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको सबसे पहले कंडीशन लगाया कि अगर स्लग नहीं है तो वो लोडिंग चलेगा, और जैसे ही स्लग आपका आ जाता है ना, आपका पेज जो है वो आगे एग्जीक्यूट कर जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे स्लग नहीं है। जैसे ही मिला उसके बाद जैसे ही मिला वो आगे गया। आगे जाने के बाद से हम स्लग में से ईयर, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू जो हम यहाँ पर ईयर पास कर रहे हैं, सेकंड वैल्यू जो है वो मंथ पास कर रहे हैं, तो ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ पे ले लिया है। अच्छा, प्लस से कंफ्यूज मत होइएगा। प्लस बेसिकली यहाँ पे इसलिए दिया गया कि उसको यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं हम। यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है एक स्ट्रिंग वैल्यू का न्यूमेरिक में, ठीक है। आप उसको नंबर फंक्शन के थ्रू भी आप कर सकते हैं। नंबर फंक्शन के अंदर पैरामीटर को अगर मतलब पास करेंगे तो वो भी आपको एज ए नंबर आपको रिटर्न करेगा। इस तरीके से भी आप एक स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमने प्लस किया है और ये जो है उसको स्ट्रिंग में स्ट्रिंग से जो है आपको नंबर में कन्वर्ट करके यहाँ पर दे रहा है। फर्दर आगे आते हैं। आगे कंडीशन बेसिकली यहाँ पर मैं देखिए ये जो पार्ट है ये CSS से उससे रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकल पार्ट है, बट ये चीज़ें कई बार जो है आपको हेल्पफुल होता है, आपके डेवलपमेंट में आपको हेल्प करता है। इसलिए मैं ये छोटे छोटे कंडीशंस जो है यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया है हर सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, वो चीज़ यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रन टाइम पे कोडिंग करने के टाइम कोडिंग में कई बार टाइम जो है बहुत ज़्यादा किल होता है, तो बेटर है कि मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दूं और आपको पूरा का पूरा कोड दे दूं। आप बेटर जो है उसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। कहीं कोई कन्फ्यूज़न है कुछ हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसको क्लियर करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा, उस पर रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे इज़ नन बेसिकली ये चेक करता है कि आपका जो है ये वैल्यू जो है वो नंबर है कि नहीं है। तो अगर वो नंबर नहीं है, ठीक है, तो वो इस केस में हम जो है यहाँ पर उसको बोलेंगे कि रॉन्ग URL है या कुछ ना कुछ जो है वो मिसिंग है। अब इस चीज़ को एक बार यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं। बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो है हम दो वैल्यू पास कर रहे हैं, दोनों वैल्यू जो है 5 जो है एज ए स्ट्रिंग तो हमें मिल रहा है, लेकिन हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं नंबर में, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्टली कोई यहाँ पे वैल्यू सीधा एंटर कर देता है, ठीक है, मैंने वैल्यू एंटर कर दिया और अब क्या है कि सबसे पहले स्लग को चेक किया, इसलिए इसने लोडिंग दिखाया। देन उसके बाद से अब इसने दिखाया क्या, रॉन्ग URL, ठीक है। रॉन्ग URL इसलिए क्योंकि हम जो है उम्मीद कर रहे हैं न्यूमेरिक वैल्यू की और हमें क्या मिल रहा है, स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। अब QQ को हम न्यूमेरिक में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसने यहाँ पर ये एरर थ्रो कर दिया। तो इस सिचुएशन को भी हमने यहाँ पे हैंडल किया है। आप भी इस चीज़ को मतलब इस छोटी छोटी चीज़ों को हैंडल करके अगर चलेंगे तो आपका जो प्रोग्रामिंग जो है, आपका पेजेस जो है कहीं ना कहीं ब्रेक जो होने के चांसेस होते हैं वो सब चीज़ें नहीं होंगी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमने जो है यहाँ पर चेक कर लिया। अगर किसी ने ज़बरदस्ती वहाँ पे कुछ डिफरेंट URL डाल दिया तो उस केस में हम उसको बोलेंगे कि भैया तेरा पेज फट गया है, अब इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे, तूने कुछ गलत कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पे देखते हैं यहाँ पर गेट फिल्टर जो है हमने यहाँ पर पहले से ही जो डमी जो हमारे यहाँ पर था, ये रहा डमी डेटा है, इसके अंदर हमने मेथड बना रखा है जिसमें 2 वैल्यू चाहिए होगा। एक बार हम इसको भी देख ही लेते हैं। तो यहाँ पर जो है गेट फिल्टर में हमें यहाँ पर 2 वैल्यूज़ उसको पास करना होगा, एक हमारा ईयर और दूसरा होगा मंथ। ये 2 वैल्यूज़ जो हमें यहाँ पे पास करना है उसके भी यहाँ पर ये हमें डेटा यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो स्लग में चलते हैं। यहाँ पर हमने वो पास किया और उसके बाद से हमने यहाँ पर डेटा ले लिया, ठीक है। डेटा का यहाँ पर एक और कंडीशन फिर मैंने यहाँ पर चेक कर लिया है कि अगर वैल्यू जो है वो नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू वहाँ पे हम सेलेक्ट करें माइट भी उसका कॉम्बिनेशन में वैल्यू अगर नहीं हो तो उस केस में आप क्या करेंगे। तो उस केस में भी तो कोई इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन यूज़र को दिखाना पड़ेगा। जैसे कि अगर मेरे केस में है कि अब यहाँ पर जो है 9th मंथ का जो हमारे पास डेटा नहीं है, ठीक है। तो अगर नहीं है
तो वो आपको यहाँ पे दिखा देगा कि डेटा नॉट अवेलेबल। तो वो चीज़ें जो है मैंने यहाँ पर हैंडल किया है, इस जगह पे मैंने हैंडल किया है कि अगर हमारे एरे जो है वहाँ से रिटर्न जो है वो उसका लेंथ अगर 0 आता है तो उस केस में जो है डेटा नॉट अवेलेबल, अदरवाइज़ जो है ये प्रॉपर यहाँ पर डिस्प्ले हो जा रहा है। तो यहाँ पर जो है हम पूरा का पूरा जो है पेज यहाँ पर हमारा पूरा शो हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो सिलेक्शंस के थ्रू हो रहा है। प्लस यहाँ पर अगर आप एक्सप्लोर मोर करते हैं तो ये क्या करता है कि आपको डिटेल वाले सेक्शन पे ले जाता है, और गो बैक करते हैं तो ये आपको फिर से उसी जिस पेज से आप यहाँ पे आए हैं उस पर वापस लेके चला जाता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे हिस्ट्री बैक यूज़ किया, क्योंकि Next.js भी है वो हिस्ट्री को पूरा मेंटेन करता है, आप बैक करके जगह पे अपने जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार उसको भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो अगर मैं यहाँ पे इवेंट्स में जाऊँ और डिटेल्स में जाऊँ, तो डिटेल्स में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर मैंने जो बटन कंपोनेंट्स लिया इसके हैंडलर पे मैंने यहाँ पर क्लिक हैंडलर पास कर दिया है। ठीक है, अब जैसे क्लिक हैंडलर पास किया है, क्लिक हैंडलर में यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, हिस्ट्री डॉट बैक। तो आप जिस पेज से आगे जाएंगे उसी से पीछे आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे देखते हैं कि अगर इवेंट लोगो पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपका जो फीचर्ड इवेंट सिर्फ दिखा रहा है। अगर मैं एक्सप्लोर पे करूँ और गो बैक करूँ तो ये मुझे फीचर्ड इवेंट वाले पे ही लेके जाता है। और अगर मैं ब्राउज ऑल पे रहता हूँ और उसके बाद से यहाँ पे एक्सप्लोर मोर करूँ और उसके बाद गो बैक करते हैं तो ये हमें फिर से ब्राउज ऑल इवेंट्स वाले पेजेस पे वापस लेके वहीं पे जाता है। तो इस तरीके से जो है हमने एक इवेंट का जो है पूरा का पूरा कंपोनेंट जो है हमने तैयार किया, एक इवेंट लिस्टिंग जिसमें हम फीचर्ड इवेंट जो है यहाँ पे शो कर रहे हैं, प्लस हमने फिल्ट्रेशन भी है यहाँ पे अप्लाई किया है। तो ओवरऑल जो है हमारा ये कंपोनेंट कह लीजिए या इसको वेबसाइट कह लीजिए, ये जो है हमारा एप्लीकेशन जो है ये तैयार हो गया है। और एक बार इसको थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं कि बेसिकली इस एप्लीकेशन में हमने क्या क्या कवर किया है। अभी ये Next.js जो कंप्लीट नहीं हुआ है। Next.js का जो है एक मतलब बहुत ही बिगनर लेवल की कुछ पॉइंट्स जो थे जो हमने इस एप्लीकेशन में कवर किया है। इसके बाद से जो है हम API रिक्वेस्ट और API के थ्रू डेटा, क्योंकि यहाँ पर जो है हमने डायरेक्टली जो है JS फाइल बनाया था जिसमें सारा का सारा डेटा था और यहीं से हम फैच कर रहे हैं। अब जो है अगले लेवल पे चलेंगे तो नेक्स्ट में हम फिर बात करेंगे कि हम जो है API से डेटा फैच करके हम उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो इस पेज पे जो हमारा ये एप्लीकेशन बना, इसमें हमने कवर किया आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, पेज नेम। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है हमने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कवर किया बेसिकली। ठीक है, कि डायरेक्टरी में जो है हम किस तरीके से डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाएंगे और अपने पेजेस को कैसे हम डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, उसके बाद से पेज का नेम डिपेंड करता है कि आप जो यहाँ पर राउटिंग जो है किस लेवल पे कर रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ पे पेज का नाम यहाँ पे आप करेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि आपका जो ग्लोबल फाइल है, जो भी आपकी ग्लोबल फाइल है जो आप यहाँ पे दिखाना चाहते हैं वो कहाँ रखेंगे, तो वो बेसिकली आप यहाँ पे पब्लिक रखेंगे, पब्लिक में रखेंगे बेसिकली, जैसे कि यहाँ पर इमेजेस हो गया। ठीक है, और फिर जो है आपका ग्लोबल CSS जो होगा वो आपके स्टाइल्स के अंदर रहेगा और वो CSS के नाम से रहेगा, फाइल का नाम .css के नाम से रहेगा। और आपके जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, जो भी आप यहाँ पर कंपोनेंट्स बनाएंगे उसको पेजेस के आप बाहर रखेंगे, बेटर रहेगा। अंदर रखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट उसको बाहर रखें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना कभी ना कभी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि स्लैश कंपोनेंट्स अगर उसके अंदर किसी ने इंडेक्स बना दिया तो फिर वो लोड हो जाए। तो इस तरीके से जो है आप अपने कंपोनेंट्स जो है जो उसको सेपरेट रखिए, क्योंकि ये जो है रिएक्ट के कंपोनेंट्स है तो इसको सेपरेट रखेंगे तो आपके लिए भी ईजी होगा आइडेंटिफाई करने के लिए। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जितने भी हमने कंपोनेंट्स बनाए थे ये सारे के सारे जो हैं रिएक्ट कंपोनेंट्स बनाए थे, और या जो हमारा पर्टिकुलर कंपोनेंट बेस जो हमारा CSS था वो CSS जो है वो कंपोनेंट डॉट मॉड्यूल डॉट CSS के नाम से था, और उसी के नाम से यहाँ पे पूरा का पूरा बना। और हमें जो हमारा कभी भी जो नेमिंग होगा, जो आप डायरेक्टली कंपोनेंट्स में जो प्लग कर रहे हैं उसको इंक्लूड करें, उसका नेमिंग जो होगा यहाँ पर मॉड्यूल डॉट CSS के नाम से होगा, इंक्लूडिंग कंपोनेंट का नाम, या आपको जो सुविधा हो आप यहाँ पर नाम रख सकते हैं। प्लस हमने जाना कि आइकन्स जो है वो हम कैसे यहाँ पे यूज़ करेंगे। आइकन्स जो है डायरेक्टली आप फॉन्ट आइकन्स भी यूज़ कर सकते हैं और आप एज ए कंपोनेंट भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। प्लस हमने एक छोटा सा फॉर्म बनाया, फॉर्म के सबमिट पे हम डेटा जो है वहाँ पे फेच कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने
डायनेमिक जो है आपका, डायनेमिक कह लीजिए या प्रोग्रामेटिकली जो है हम राउटिंग जो है उसको भी हमने यहाँ पर हैंडल किया। तो अभी तक के लिए हमने इतनी सारी चीज़ें हैंडल कर ली है। कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब दूंगा, बहुत जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि आपको उसके बारे में जानकारी आप लोग को प्रोवाइड कराऊं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये एप्लीकेशन जो हमने बनाया ये आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। तो और जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले लेवल के Next.js के आइडियाज़ के बारे में। अभी तो हमने सिर्फ नॉर्मल प्लग किया था डेटा, अब जो है API से फेच करेंगे और इस सब चीज़ के बारे में जो है फर्दर हम अगले टॉपिक में फिर से हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।